हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यहाँ सिर्फ डाइलेक्ट्रिक का एक बेसिक पार्ट है, आगे डिटेल में आएगा वैसे, बट यहाँ थोड़ा सा हम बेसिक पार्ट पढ़ के, क्योंकि उसका यूज़ यहाँ भी है, अगले चैप्टर में भी है और उससे अगले चैप्टर में भी है। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं एक बार। टॉपिक है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बच्चों, इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल होता है बच्चों K। और देखो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो आपने पहले भी पढ़ी है, एप्सिलॉन नॉट, वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती थी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन R। ठीक है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन अभी थोड़ी सी समझ लो, है क्या डाइलेक्ट्रिक। तो हमने कंडक्टर पढ़ा है भाई, ऐसा मटेरियल या ऐसा वायर जहां से हम करंट को या चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। जहां से चार्ज फ्लो नहीं करेगा उसे हम क्या बोल देते हैं? इंसुलेटर। और जहां से चार्ज फ्लो करता भी और नहीं भी करता, यानी कि आधा करता है आधा नहीं करता, ऐसा आधी प्रॉपर्टी कंडक्टर की, आधी प्रॉपर्टी इंसुलेटर की, उसको क्या बोल देते हैं? सेमीकंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक इज जस्ट सिमिलर टू एन इंसुलेटर। वो है तो इंसुलेटर, बट ये कुछ ऐसे कंडीशन में चार्ज को फ्लो कर देता है। कैसी कंडीशन? जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो भी होगा वो चार्ज को पास करवाएगा, यानी कि चार्ज को कंडक्ट करवा सकता है। इसलिए उसे हम क्या बोल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को पढ़ते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? देखो, हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ के अंदर कि दो चार्ज हैं और दो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे विद ए फोर्स। तो मैंने उसमें देखो बताया था कि दो चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच में जो फॉर्मूला आया था हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें जो K आया था और ये वाला जो K है वो अलग अलग है। यहाँ K था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और यहाँ जो K है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इस K की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। देखो याद करो, मैंने बताया था इस K की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती थी। एक, सिस्टम कौन सा चूज कर रहे हैं, SI या CGS। CGS में K की वैल्यू 1 आती थी और SI में K की वैल्यू ये वाली आती थी। और दूसरा मैंने कहा था K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मीडियम पे। तो मीडियम वाला ही केस ये है। और वो क्या आएगा? यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर मैं कहता हूँ दो चार्ज जो रखे हुए थे, Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच का मैं मीडियम बदल दूं, यानी पहले हमने रखा था उसमें एयर या वैक्यूम, ये फॉर्मूला एयर या वैक्यूम के लिए था, वहां भी मैंने बताया था। अगर उसका मीडियम बदल दे तो यहां चेंज आता है यहां, और उसी से रिलेट करके हमारा क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली इसको थोड़ा समझाऊं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, Q1 है और दूसरा है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। अभी मैंने ये मान लिया कि ये दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं तो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा ही है। इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स का नाम क्या दे देंगे हम? F0। हियर F0 स्टैंड्स फॉर फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों चार्जेस को, Q1 को Q2 को हमने कहाँ रख दिया? मीडियम में रख दिया। ठीक है, मीडियम में रख दिया। मीडियम क्या है?
तो मीडियम हमारा हो सकता है, मैंने भाई इसको वाटर के अंदर रख दिया हो, या वाटर के अंदर ना रख के मान लो कोई भी ग्लास में रख दिया हो, यानी एयर वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें मैंने रख दिया सेम डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये उतना ही है, ए बी, जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, जितनी चार्ज की वैल्यू यहाँ थी उतने ही चार्ज की वैल्यू यहाँ है। अब यहाँ जो फोर्स निकाली उसकी वैल्यू मैंने मान ली एफ एम, यहाँ वैल्यू कितनी थी एफ नोट, तो एफ नोट को एफ एम से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलते हैं हम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन एयर और वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस एट सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम। इन दोनों का रेशियो होगा K। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। अब हमें पता है भाई कि एफ नोट, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Q2, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस R तो R स्क्वायर हो गया, डिवाइड में होल डिवाइड कर दो, एफ एम अब ये वाला है। अब क्या है, फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट क्या आएगा, यहाँ तो मीडियम आ गया, और मैंने कहा था मीडियम आते ही यहाँ चेंज आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख देंगे हम, सिर्फ एप्सिलॉन। अगर कहीं भी ये लिखा मिलता है तो इसका मतलब ये सिर्फ परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q1 उतना ही है, Q2 उतना ही है, R उतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं था। दोनों को डिवाइड कर दो, देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि K कितना आया 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में 1/एप्सिलॉन। इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दूसरी डेफिनेशन आ गई कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसी को बोलते हैं हम एप्सिलॉन आर, क्या होगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो। क्लियर होगी बात। तो ये 3 डेफिनेशन आ गई, K की एक डेफिनेशन ये, एक ये, और इसी से रिलेट करते हुए एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन आ गई एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। इसको आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ देखो भाई, हमने ये देख लिया ये फोर्स यहाँ लग रही थी एफ नोट, अब ये फोर्स लग रही है एफ एम। अब किस मीडियम में फोर्स ज़्यादा है, एयर में ज़्यादा है या इस मीडियम में ज़्यादा है, इसे देखने के लिए आपको इस K की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा अगर K की वैल्यू देखें तो फॉर एयर या वैक्यूम, अगर आपके पास एयर या वैक्यूम है तो K की वैल्यू हम लेके चलते हैं जी 1, K इज टेकन एज 1। फॉर मेटल्स, अगर मेटल की वैल्यू आ गई तो मेटल के लिए याद रखो K होता है इनफाइनाइट। K की वैल्यू क्या आएगी मेटल के लिए, इनफाइनाइट। और फॉर एनी अदर मीडियम, यानी इनको छोड़ दो, इन दोनों को, इसके अलावा अगर कोई भी मीडियम आता है तो K की वैल्यू आएगी कितनी, ग्रेटर देन 1। बेटा ये 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। एयर या वैक्यूम के लिए K हमेशा 1 रहेगा, मेटल्स के लिए K की वैल्यू हम लेते हैं इनफाइनाइट, और फॉर एनी अदर मीडियम, यानी कि इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो जो भी वैल्यू आएगी K की वो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। अब मैं ये पूछ रहा था कि भाई फोर्स जो है किस में ज़्यादा होगा, एयर या मीडियम में, तो उसका आंसर यहाँ से देखते हैं। अब हमने निकालना है Fm, यानी कि फोर्स इन मीडियम, तो इस फॉर्मूले से Fm निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, Fm इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन K। अब खुद एनालाइज करो बेटा इस वैल्यू से और मुझे आंसर बताओ
कि यहाँ एफ एम बड़ा होगा या एफ नॉट बड़ा होगा। ठीक है, सोच लो, वीडियो पॉज करके आंसर मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ देखो, मैंने कहा k की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है इन दोनों को छोड़ के। तो हम यहाँ केस ले रहे हैं कि इन दोनों को हटा के जब मीडियम ले रखा है, तो मीडियम ले रखा है तो k हमेशा ग्रेटर देन 1, और किसी भी क्वांटिटी को अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू से आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा, ये वैल्यू इससे हमेशा कम आएगी। यानी जो फोर्स मीडियम में है इट इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। और कितना कम होगी, जितना उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये दो चार्ज थे, एयर में रखे हुए थे, वैक्यूम में रखे हुए थे, और इनके बीच में लगने वाली फोर्स थी भाई 50 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पे एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, तो नई फोर्स कितनी होगी, तो नई फोर्स कितनी होगी, F0/5। सीधी सी बात है, मीन्स 5 गुना कम हो जाएगी। जितना k की वैल्यू होगी उतने गुना फोर्स कम हो जाएगी। यानी कि 50 है तो 50/5 यानी कि 10 आंसर आएगा। ठीक, यानी कि फोर्स हमेशा मीडियम के अंदर क्या होगी, रिड्यूस होगी, कभी इंक्रीज नहीं होगी। ये ध्यान रखना, ये कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि भी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। और भी 2-3 चीज़ें रिलेट करके इसके अंदर आते हैं, वो क्या है अभी देखो इसके अंदर क्या क्या आता है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में ही, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर किस फैक्टर का इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसमें देखो हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस। मीन्स कि अगर आप किसी भी मीडियम में, जैसे मीडियम ले रखा था, इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। यानी कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओ k डिक्रीज होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन देखो कैसा होता है। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 चार्ज रख दिए, देखो बेटा Q1 और Q2, और इसमें ये भी खाली था, मान लो कंटेनर बिल्कुल खाली है, r डिस्टेंस पे है। इसके बाद इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया, पानी भर दिया इसके अंदर, और वाटर फिल करने के बाद ये पूछ लिया फोर्स की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वाटर के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, लगभग वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है वो आता है 81 कई बुक्स में लिखा मिलेगा आपको। तो फोर्स 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। बट अब क्या किया मैंने, इतना तो हो गया, हमको यहाँ तक पढ़ ही लेते हैं। तो अब क्या किया, इस पानी को गर्म करना शुरू किया, नीचे से हीट दे दी और गर्म करना शुरू किया। जैसे ही गर्म करना इसको शुरू करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम। और अगर k कम हो गया, ये देखो यहाँ से ये k कम हो गया, ये तो फिक्स था, अगर ये k कम होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज। यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स पहले से बढ़ने लगेगी, बट रहेगी F0 से कम। जो Fm की वैल्यू वाटर के अंदर थी उससे बढ़ जाएगी, F0 से कम रहेगी। तो यानी कि हम इस केस में कह सकते हैं कि फोर्स पहले से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसी तरह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये भी इसको हम बोलते हैं। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हो आप SIC, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, SIC भी इसको बोला जाता है। टेम्परेचर का रिलेशन हमने ये देख ही लिया। एक रिजल्ट हमने पढ़ लिया कि जब भी मीडियम में जाएगा तो फोर्स की वैल्यू को क्या करेगा, वो
रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का ये हो गया, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं, और जाएगा किसी मीडियम में तो रिड्यूस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई अगर, जैसे ये क्वेश्चन था, दो चार्ज के बीच में फोर्स थी, मैंने कहा वाटर में रख दिया 80 गुना कम हो गया, या किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख दिया तो k टाइम्स रिड्यूस हो गया। तो वो क्वेश्चन ये कहेगा कि इस मीडियम में मैं इन दोनों चार्जेस को कैसे रखूं, कितने डिस्टेंस पे रखूं कि जितनी फोर्स एयर में थी उतनी ही फोर्स मीडियम में हो। अब यहाँ क्वेश्चन को अगर देखोगे ध्यान से, इसमें जब मीडियम बदलते थे तो फोर्स रिड्यूस होती थी किसकी वजह से, k की वजह से। 80 गुना कम हो गया जैसे वाटर रखा तो रिड्यूस तो हो ही रही है। अब अगर फोर्स को बढ़ाना है, हमें F का फॉर्मूला पता है k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, k की वैल्यू चलो रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये चीज़ है एप्सिलॉन, ये फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, तो बचा क्या, डिस्टेंस, क्योंकि चार्ज में तो कोई चेंज कर नहीं रहे हम, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस है फोर्स कम हो जाएगी, और डिस्टेंस को कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो हमारा फोर्स इसमें कम हो रहा है और हमने फोर्स को क्या करना है, बढ़ाना है। फोर्स को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर फोर्स को बढ़ाना है तो चार्ज को पास ले आओ, ये तो पड़ा ही है। अगर हम चार्ज को पास रख देंगे तो फोर्स उनके बीच बढ़ जाती है। तो हमें उस आर की वैल्यू निकालनी है, तो उस आर की वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट भी है और उसको आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो। तो शॉर्टकट क्या है हम देख लेते हैं एक बार, यानी कि इफ, या सीधे वैल्यू देख लो कि कैपिटल R इज इक्वल्स टू R अपॉन रूट K, वेयर ये जो R है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, और स्मॉल r है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। ठीक है, और K क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि हमने कहा कि भाई हमने इसको 10 सेंटीमीटर पर रखा था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, ऐसा डाल दिया तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर बाय रूट 5, या अगर K की वैल्यू 4 होती है आसानी से सोल्व करना तो रूट 4, यानी कि रूट 4 बाय रूट 4 सोल्व करोगे तो 2 आएगा, तो 10/2 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाता। कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रख दो, फोर्स बिल्कुल क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको यहाँ और आप पॉज कर लीजिए और फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अभी मैंने जो तुम्हें बताया कि दो चार्जेस के बीच में वो डिस्टेंस फाइंड आउट करो जहां पर फोर्स बिल्कुल बराबर आएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जितना वो एयर या वैक्यूम में था। तो ये उसकी स्टेटमेंट है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि भाई एयर और वैक्यूम है, यानी कि ये Q1 ये Q2 बीच का डिस्टेंस R, ये फोर्स हो गई भाई F, कहाँ पर है ये, एयर में। इसी चार्ज को मैंने रख दिया कितने डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे, फोर्स कितनी आ गई, अब F डैश मान लो ना, सॉरी F डैश क्यों, F बराबर ही है। अब भी फोर्स कितनी रहनी चाहिए, F। तो ये फोर्स था किसका, F0 वैक्यूम का, और ये कौन सी फोर्स हो जाएगी, Fm मीडियम की। तो इस कंडीशन में आपको क्या दे रखा है कि F0 और Fm दोनों बराबर हैं। फॉर्मूला लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, मीडियम में कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों, क्योंकि अब मीडियम बदल गया है, यहाँ एयर है और यहाँ कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन आएगा। और Q1 Q2 वही सेम है, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया कैपिटल R जो हमें कैलकुलेट करना है। अब जो कटता है काट दो, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इसको पलट लो, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर स्क्वायर।
अब याद करो हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन कितना आएगा के टाइम एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आई है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा बेटा आर स्क्वायर बाय के, और कैपिटल आर कितना आएगा आर अपॉन रूट के, और यही आपका उसमें आंसर आया था। इसको नोट कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और न्यूमेरिकल अपने आप ट्राई कीजिए।